पहले इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 16 जो कि बात करता है अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में अवसर किस प्रकार से दिए जाएं, इसकी बात आर्टिकल 16 में होती है। आर्टिकल 16 इस बात की गारंटी करता है कि सभी भारत के नागरिकों को स्टेट के अंदर आने वाली सभी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में अपॉर्चुनिटी इक्वल रूप से दी जाए, बराबर तरीके से उनको अवसर प्रदान किया जाए, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाए, कोई भी जनरल ग्राउंड पे भेदभाव नहीं किया जाए। ये बात करता है, गारंटी करता है अपॉर्चुनिटी की सभी सिटीजन्स को किस चीज़ में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट के अंदर आने वाले किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये इक्वालिटी की बात करता है। इस आर्टिकल के थ्रू ये कोशिश की गई है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले, सबको एक समानता का, बराबर का अधिकार मिले, अवसर का। किस चीज़ में, सरकारी नौकरियों में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्बिट्री तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाए, डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स पर आर्बिट्री तरीके से, मनमाने तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए और मेरिटोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाए। मेरिटोक्रेटिक सिस्टम मींस जो ज़्यादा मार्क्स या फिर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अवसर दिया जाए, जिससे इंक्लूसिव पब्लिक सर्विस बन सके। नाउ ये है रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्लोज 1 और 16 क्लोज 2 में बात की गई है। 16 क्लोज 1 बात करता है सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सभी सिटीजन्स को, किस चीज़ में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में सभी को समानता का अवसर प्रदान किया जाए। आर्टिकल 16 क्लोज 2 कहता है कि ऐसे किसी भी तरीके के भेदभाव को नहीं किया जा सकता है जो कि सिर्फ इस आधार पे हो। कौन कौन से आधार पे नहीं किया जा सकता है? रिलीजन के आधार पे, व्यक्ति का रिलीजन कौन सा, इसके आधार पे व्यक्ति के साथ उस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ से रहने वाला है, और रेसिडेंस, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसका रेसिडेंस क्या है, इस आधार पर पे किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में। अब यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज हुआ है। ओनली वर्ड का यूज इसलिए हुआ है कि कुछ ग्राउंड्स है जिन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है या फिर किया जाना आवश्यक होता है, उन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन करके कुछ बैकवर्ड क्लासेस को भी, कुछ बैकवर्ड कास्टेस को जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प दी जाती है। सो यहाँ पे कुछ परमिसिबल ग्राउंड है जो कि आगे रैशनल क्लासिफिकेशन के लिए के आधार पर कुछ परमिसिबल ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 के वो एक्सेप्शन आर्टिकल 16 क्लोज 3 में है जहाँ पे कुछ बेसिस पे, कुछ आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब यहाँ पे एक पार्टिकुलर आधार है जिसको कहते हैं रेसिडेंस, जहाँ पे हमें मिलेगा कि रेसिडेंस एक बेसिस है। रेसिडेंस मीन्स हम अगर देखें इन टर्म्स ऑफ इंडिया कि कोई पार्टिकुलर पर्सन, फॉर एग्जांपल एमपी का रेसिडेंस है, वो मध्य प्रदेश का नागरिक है, नागरिक नॉट मध्य प्रदेश उसका रेसिडेंस है, मध्य प्रदेश का रहवासी है, देन पार्लियामेंट को शक्ति है, हमारी संसद के पास ये कानून बनाने की शक्ति है कि वो किसी भी पार्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी पार्टिकुलर नौकरी को किसी स्टेट या यूटी के लिए रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्व कर सकता है। सिर्फ वहीं के उसी राज्य या उसी क्षेत्र के लोगों के लिए वो नौकरी रिजर्व कर सकता है। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। ये एक्सेप्शन है जनरल रूल का। जनरल रूल में हमने देखा था कि रेसिडेंस के बेसिस पे किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट पार्लियामेंट लॉ ला करके वो किसी पार्टिकुलर स्टेट या यूटी के लिए जो है रेसिडेंस को बेसिस बना करके सीट्स रिजर्व कर सकती हैं। सो ये जो है इसके थ्रू रिक्वायरमेंट आशु रेसिडेंस एक्ट बना करके वो किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट को, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को, सरकारी नौकरी को कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए रिजर्व कर सकती है। सो जनरली ये एक्सेप्शन है। नाउ
हम देखें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आता है। 16 क्लॉज 4 बात करता है, यहाँ पे स्टेट के पास शक्ति है, राज्य के पास, कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सके, रिजर्व कर सके सीट, विशेष प्रावधान करके कुछ सीट रिजर्व कर सके अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए। किसके लिए? किसके फेवर में? बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, बैकवर्ड सिटीजन, पिछड़े सिटीजन्स। किस में पिछड़े? एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए सिटीजन्स के लिए स्टेट अब किसी एम्प्लॉयमेंट की, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की रिजर्वेशन कर सकता है सीट्स को। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डिस्क्रेशनरी पावर है किसकी? स्टेट की। स्टेट चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है, हटा भी सकता है, दे भी सकता है। ये किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है कि देना ही आवश्यक है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे हमने रिजर्वेशन देखा। अब इस रिजर्वेशन की एक चीज़ है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट चाहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करे, जिससे उसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले किसी पार्टिकुलर ग्रुप के, लेकिन इसको कहीं ना कहीं लिमिट करना होगा। यही कारण से एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया। ये केस नॉर्मली जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया था उसके विपरीत आया था कि क्या किसी पार्टिकुलर ग्रुप को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन थे। इंदिरा साने ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन है इसको कंटिन्यू किया जाए, कैरी ऑन किया जाए। नाउ इन्होंने कहा कि ये ओबीसी रिजर्वेशन में एक क्रीमी लेयर नाम का कंसेप्ट बनाया जाए, जिससे कि जो ओबीसी के जितने लोग सक्षम हैं, फाइनेंशियली जो कि कैपेबल है, खुद के परिवार को ठीक से चलाने के, वैसे परिवारों को, वैसी फैमिलीज को एक्सक्लूड कर दिया जाए। उनको क्रीमी लेयर मान करके उनको जो रिजर्वेशन है उसका लाभ नहीं दिया जाए, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। एडवांस सेक्शन मान के, ओबीसी का एडवांस सेक्शन मान के रिजर्वेशन बेनिफिट से उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इन्होंने एक और चीज़ कही है कि किसी भी रिजर्वेशन की, कुल रिजर्वेशन की जो टोटल अमाउंट है वो कुल सीट्स का 50% मैक्सिमम होना चाहिए। मीन्स इससे ज़्यादा टोटल रिजर्वेशन, कितने भी टाइप्स के रिजर्वेशन हो, कोई किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में सिर्फ 50% से बढ़ाया जा सकता है। सामान्य स्थितियों में सारे रिजर्वेशन मिला करके 50% सीट्स ही जो है रिजर्व की जा सकती है ओवरऑल। ये अपर केप दे दिया है। एक और चीज़ है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो को मना किया है इन्होंने। इंदिरा साने केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के टाइम, किसी नौकरी के लगते समय ही ये सीटें रिजर्व होगी। प्रमोशन में ऐसा कोई रिजर्वेशन, किसी प्रकार का भी रिजर्वेशन काम नहीं करेगा, जो कि बाद में पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया, और पार्लियामेंट ने कहा कि अब रिजर्वेशन प्रमोशंस में भी कंटिन्यू रहेंगे। Now, Article 15, 16 Clause 5 and 16 Clause 6. 16 Clause 5 कहता है, 16 Clause 5 के अंतर्गत जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं हैं जिनको गवर्नमेंट स्टेट ऑपरेट कर रहा है। कुछ टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस और समथिंग, ऐसे कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशन, उन सभी रिलीजियस डिनोमिनेशन को मैनेज करने के लिए जो मैनेज करेंगे वो पार्टिकुलर उस रिलीजियस ग्रुप के लोग ही करेंगे, चाहे सरकार ही क्यों ना उसे ऑपरेट कर रही हो। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। इवन वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरी है, बट यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी काम नहीं करेगा। ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में कि उस पार्टिकुलर ग्रुप के लोग ही उसको मैनेज कर सकते हैं।
उस पार्टिकुलर रिलीजन के लोग उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को, उस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकते हैं, और किसी के लिए अलाउड नहीं है उस टेम्पल को, उस मॉस्क को, उस चर्च को। सो इसमें जो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में बताया गया है कि उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को उस पार्टिकुलर ग्रुप के लोग ही उसको मैनेज करेंगे। अब नाउ आर्टिकल 16 क्लॉज 6 आया, ये 2019 में 2019 में एक रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन EWS। ऐसे जनरल कैटेगरी के भी ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% का रिजर्वेशन का एक्सटेंशन हुआ, जो कि 103 अमेंडमेंट में इस चीज को किया गया है, जो कि 16 क्लॉज 6 में आता है, जो कहता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% तक का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में एडिशनल रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि एडिशनल रहेगा एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन से। जो पहले से रिजर्वेशन चलता आ रहा है, इवन वो अगर 50% है तो उसमें भी 10% ऐड करके उसको एडिशनल बढ़ाया जाएगा, उसमें जो एग्जिस्टिंग है उसमें से नहीं उसको डिस्टर्ब किया जाएगा। थैंक यू।